सुबह के 8 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की। देखिए, सुर्खियां अखबार की के जरिए हम तमाम खास खबरों को बहुत सीधे अंदाज में आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आप चाय की चुस्कियों को एंजॉय कर सकें और तमाम अखबारों को डिटेल में जान भी सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। यूएस में अडानी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। रिश्वत लेने के आरोप लगे। एनबीटी सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। तो अडानी ग्रुप के चेयरमैन और देश के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी बड़ी मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। अडानी और 7 अन्य लोगों पर अमेरिका में अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं और इस मामले में अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई हुई और अडानी उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। देखिए, आपको बता दें इस खबर ने कल किस तरीके से तूल पकड़ा था और इसको लेकर राहुल गांधी ने भी तमाम तरह की बड़ी बातें कही थी। तो फिलहाल देखिए, इस खबर को हर एक अखबार ने, देखिए चाहे वो एनबीटी का रुख कर रहे हैं, एनबीटी की दिखाएं या फिर हम दिखाएंगे आपको अमर उजाला। देखिए, तमाम जो अखबार हैं उन्होंने इस खबर को तरजीह दी है। वाकई में खबर बहुत ज़्यादा बड़ी भी है उद्योग जगत के। देखिए, 2 पेपर में दिखा रही हूँ मैं आपको एक खबर, अमर उजाला में भी दिखा रही हूँ और नवभारत टाइम्स में भी दिखा रही हूँ। देखिए, जरा इस खबर के बारे में डिटेल और जान लेते हैं, क्या कुछ जानकारी है इस पर। तो फिलहाल आपको बता दें, यूएस में अडानी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। रिश्वत देने के आरोप लगे। दावा हुआ कि भारत में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी 2200 करोड़ रिश्वत की ऑफर की गई थी। देखिए, ये जो बात कही गई थी राहुल गांधी की ओर से की गई। तो कल राहुल गांधी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय ने भी इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो फिलहाल देखिए, अब आरोप क्या लगे हैं अडानी और उनके भतीजे पर। 2020 से 24 के बीच भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई, ये आरोप लगा। दूसरा, इससे 20 साल में $2 बिलियन का फायदा हो सकता था। ये बात अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छिपा कर रखी गई। चौथा, अमेरिकी कानून ऐसे मामलों में एक्शन की इजाजत देता है। पांचवा, अमेरिकी न्याय विभाग यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने केस दर्ज किया है। देखिए, अडानी ग्रुप ने भी, आपको बता दें, इस बचाव में बहुत तमाम बड़ी बातें कही। कहा अडानी ग्रुप ने रिश्वतखोरी के आरोपों को खारिज किया, कहा बेबुनियाद बताया, कहा ग्रुप में सभी कानूनों का पालन किया जाता है और हमेशा से करते आए हैं। वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। ग्रुप के प्रवक्ता अमेरिकी न्याय विभाग के बयान का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि अभियोग केवल आरोप है। जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादियों को निर्दोष ही माना जाएगा। यानी कि आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोपों में सच्चाई कब होगी? जब आप उन आरोपों को साबित कर देंगे। इसके अलावा आपको बता दें, बयान में कहा गया कि हम आश्वस्त हैं कि एक कानून का पालन करने वाले संगठन है। तो फिलहाल देखिए, अडानी को लेकर तुरंत अरेस्ट करें, ये राहुल गांधी ने कहा। और ये कहा कि देखिए, जो धोखाधड़ी अमेरिका में की गई, यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर सोलर गैस एजेंसी की उन्होंने बात की है कि कहीं ना कहीं जो एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट है, सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी अडानी को दिया गया था। तो इसके बीच आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अडानी पर लगे आरोपों पर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। इसके अलावा दावा किया कि गौतम अडानी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो प्रधानमंत्री मोदी और एक और जहां, इसलिए दोनों सेफ हैं। राहुल ने कहा, राजनीति और वित्तीय अफसरों से जुड़ी हुई पूरा ये नेटवर्क है जिस पे काम होना चाहिए। अच्छा, आपको बता दें, 2002 से मोदी की छवि को बिगाड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है और ये लगातार दावे जो हैं बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं कि उनकी छवि को हमेशा धूमिल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हालांकि आपको ये बता दें कि साफ तौर पर यह कहा गया है कि अभी आरोप लगे हैं। यहाँ पर अडानी समूह की ओर से कहा जा रहा है कि हम इसका पूरा जवाब देंगे, कानूनी तौर से देंगे। और रही बात कानून को मानने की, तो कानून का पालन हम ना सिर्फ आज करते हैं बल्कि पहले से करते हुए आए हैं। तो अभी आरोप लगे हैं, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, ये अडानी ग्रुप का कहना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुयाना में सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो गुयाना के इतिहास में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिना राष्ट्रमंडल ने अपना सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर प्रदान किया। 56 साल के बाद गुयाना में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित होने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मान केवल मेरे लिए नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये सम्मान है। तो फिलहाल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तमाम जो देश हैं उनके सर्वोच्च सम्मान मिल रहे हैं और ये हमें गौरवान्वित करता है। तो फिलहाल देखिए, इस खबर को अलग अलग अखबारों में छापा गया है। तो फिलहाल देखिए, आपको तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
किस तरीके से उनके संस्कार परंपरा रही है, ये तमाम बातें वो कहते नजर आए हैं। तो फिलहाल देखिए हर अखबार ने इस खबर को जगह दी। देखिए ये सम्मान लेती हुई तस्वीरें हैं। गयाना अमेरिकी में डोमिनिका में सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया पीएम नरेंद्र मोदी को। चलिए आपको बता देते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। भारतीय कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान डोमिनिका की राष्ट्रपति सेल्वेनी बर्टन ने पीएम मोदी को डोमिनिका का अवार्ड ऑफ ऑनर दिया। ये गौरवान्वित करने वाला विषय है। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी भूरी भूरी तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च सम्मान अकेले मेरे लिए नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ भारतीयों का ये सम्मान है, क्योंकि मैं उन्हीं को तो रिप्रेजेंट करता हूँ। इसके अलावा गयाना में संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हमारे लिए द्वीपीय देश छोटे नहीं बल्कि बड़े महासागरीय देश हैं। देखिए उन देशों को भी सम्मानित किया गया जिसके बारे में कोई कहता भी नहीं था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो द्वीपीय देश हैं, जो उनको हम एक बड़े महासागरीय देश के रूप में जानते हैं और यही उनकी पहचान भी होनी चाहिए। इसके अलावा गयाना में राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रधानमंत्री को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा और भारत की ओर से कोरोना की मदद के लिए ये सम्मान दिया गया। देखिए तमाम राष्ट्र तब राष्ट्र नहीं बनता, तमाम देश तब देश नहीं बनता जब वो सिर्फ अपने बारे में सोचे या अपनों के बारे में सोचे। आपको याद होगा कोरोना काल में हमने किस तरीके से आसपास के तमाम जो छोटे देश हैं, जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं, हमने उनकी मदद की थी और एक मिसाल पेश की थी कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत हमेशा रखता है। और यही एक बड़ी वजह है कि भारत को सभी सर माथे पर आज बिठाते हैं। हालांकि कई मायनों में जो दौरे होते हैं वो अपने आप में बहुत खास हो जाते हैं। इस बीच आपको बता दें कि चाहे वो हाइड्रोकार्बन का मुद्दा हो, डिजिटल भुगतान का मुद्दा हो या फार्मास्यूटिकल जैसा मुद्दा हो, रक्षा क्षेत्र का मुद्दा हो, इन मसलों पर भी भारत में बात बनी। और देखिए ऊर्जा का मुद्दा हो, ये तमाम जो देश थे आपस में सामंजस्य बनाने की कोशिश में लगे थे, जिससे कि एक दूसरे से साझेदारी हो सके और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर को तैयार किया जा सके। तो फिलहाल देखिए इसीलिए यही वजह है कि ये जो दौरा था कई मायनों में खास माना जा रहा था। हालांकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं 10 साल हो चुके हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि किस तरीके से 17वां और 18वां इंटरनेशनल उनको अवार्ड मिला है और इसी के लिए ये अच्छी खबर, अच्छी जानकारी भी है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जाता है तो वो हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का ही सम्मान नहीं होता, सभी का सम्मान होता है और सभी उस बारे में कहते भी हैं। देखिए अब यदि आपने देखा होगा हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी जब भी कहीं जाते हैं तो उनको न सिर्फ सम्मान दिया जाता है बल्कि जो भारतवंशी होते हैं गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। देखिए एक बार फिर से आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए अमर उजाला ने भी इस खबर को जगह दी है। देखिए आपको बता रहे हैं खबर, देखिए यहाँ पे भी तो फिलहाल देखिए कई मायनों में बहुत खास है खबर। चूंकि आपको बता दें पीएम मोदी को डोमिनिका का अवार्ड मिला है और सिल्विन बर्टन आपको बता दें ये उनको अवार्ड देती हुई नजर आई हैं। इसके अलावा वैश्विक समुदाय की असाधारण सेवा के लिए भी उनको अवार्ड से नवाजा गया। गुयाना और डोमिनिका में पीएम मोदी ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। और ये पुरस्कार पाने वाले पीएम मोदी चौथे ऐसे नेता हैं जिनको ये सम्मान दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। शांतिपूर्ण वार्ता भारत की प्राथमिकता है, संवाद से ही तमाम जो जटिल वैश्विक मुद्दे हैं वो हल होंगे। देखिए राजनाथ सिंह ने ये बड़ी बात कही है और अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को वियतनाम में 11वें आसियान रक्षा मंत्रियों के बैठक में प्लस के इतर रक्षा सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने चीन, लाओस और मलेशिया के साथ समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। अपनी यात्रा के दौरान सेना हितों को साझा किया। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के तरीकों का पता लगाने के लिए चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून, लाओस के रक्षा मंत्री जनरल चांसमोन और चानियालत और मलेशिया रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद खालिद बिन नाडियन से मुलाकात की थी। और देखिए कई मायनों में ये जो बैठक है बहुत खास है। तो फिलहाल देखिए आपको बता रहे हैं इस खबर को इस जगह तरजीह दी गई है।
तो देखिए शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता होगी, भारत की प्राथमिकता है और संवाद से ही तमाम जो जटिल वैश्विक मुद्दे हैं वो हल हो पाएंगे। चलिए थोड़ा डिटेल में इस खबर को जान लीजिए, क्योंकि राजनाथ सिंह की जो बैठक है कई मायनों में बहुत खास है। आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक थी ये, और इसमें हिंदी प्रशांत क्षेत्र में शांति समृद्धि के लिए नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत है, ये बड़ी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। अब आपको बता दें, आसियान रक्षा प्रमुखों की अमेरिका चीन से क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत। तो आसियान में रक्षा प्रमुखों से सुरक्षा वार्ता के लिए बृहस्पतिवार को लाओस में चीन, अमेरिका और अन्य साझेदारों के साथ ये मुलाकात बेहद खास रही। ये देश है, यानी कि ये वह देश है जो दक्षिणी चीन एशिया के अधिकांश हिस्से पर अपने दावे में बीजिंग के आक्रामक रुख के कारण टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। तो यदि बता दें आपको कि डोंग के आसियान रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक पर ऑस्ट्रियन के साथ आमने सामने बातचीत का अनुरोध उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अच्छा, आपको बता दें कि तमाम बड़ी बातें जो सिद्धांत है उसका जिक्र भी राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि राजनाथ ने कहा हमारे संवाद की शक्ति सबसे प्रभावी साबित हुई है, जिससे कि ठोस परिणाम मिले जो वैश्विक मंच पर स्थिरता और सद्भाव से योगदान देता है, यानी कि सद्भाव से ही काम करते हैं। पहला पॉइंट बोला है कि वैश्विक समस्याओं से वास्तविक दीर्घकालिक समस्या के लिए सहयोग की भावना से साझा लक्ष्यों को दिशा में काम किया जाए। दूसरा, रक्षा मंत्री ने कहा कि जब हम पूरी दुनिया गुटों में बढ़ती नजर आ रही है तो वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के बौद्ध सिद्धांतों को अपनाना और ज्यादा जरूरी हो गया है। तो फिलहाल देखिए ये कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर तमाम जो राष्ट्र हैं वो किस तरीके से परेशान हो, या फिर जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, या फिर रूस यूक्रेन जंग का या मिडिल ईस्ट की जंग का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को तभी सॉर्ट किया जा सकता है जब आप बैठकर बातचीत करें, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन कुछ नहीं हो सकता। ये भारत पहले भी कह रहा था कि कम्युनिकेशन इज मस्ट, बहुत ज़रूरी होता है किसी भी देश के बीच में, व्यक्ति विशेष के बीच में। जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान निकल नहीं पाएगा, और यही बात लगातार पॉइंट आउट जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। मणिपुर में अभी भी तनाव है, केंद्रीय बल की 19 कंपनियां इम्फाल पहुंची हैं। देखिए अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। मणिपुर विधानसभा के 10 मौजूदा विधायकों ने केंद्र सरकार से संपर्क किया और इस दौरान इन विधायकों ने इम्फाल घाटी के बाकी 13 पुलिस क्षेत्रों में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी कि अफ्स्पा को बढ़ाने की मांग कर दी, ताकि 3 नवंबर 2023 से मैतेई मलेशिया के द्वारा लूटे गए 6000 से अधिक आधुनिक हथियारों की जो हथियार हैं उसकी बरामदगी हो सके। हमार कुकी जो समुदाय के मौजूदा विधायकों ने अपने प्रस्ताव में कहा कि 14 नवंबर 2024 के आदेश के अनुसार अफ्स्पा को लागू करने की तत्काल समीक्षा की जरूरत है, ताकि इम्फाल मणिपुर इम्फाल घाटी में शेष 13 पुलिस क्षेत्रों में अधिकतर अधिनियम और विस्तार किया जा सके। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें कि अभी भी जो तनाव की स्थिति है मणिपुर में बनी हुई है, और इसी के साथ साथ आपको बता दें 3 मई 2023 से मैतेई मलेशिया द्वारा लूटे गए 6000 से अधिक अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए जा सकेंगे। तो फिलहाल देखिए अभी भी कहा जा रहा है कि स्थितियां जो हैं वो मणिपुर में ख़राब बनी हुई हैं, और तमाम जो पॉलिटिशियन हैं उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। चलिए इस खबर को देखिए, यहाँ पे तरजीह दी गई है और भी डिटेल में आपको समझा देते हैं। देखिए मणिपुर में अभी भी तनाव बना हुआ है, ये जान लीजिए। 1.5 से 2 साल का वक्त होने जा रहा है। केंद्रीय बल की 19 अतिरिक्त कंपनियां जो हैं वह इम्फाल पहुंच चुकी हैं, सो दैट कि जो स्थितियां हैं उनको काबू में किया जा सके, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जब 11 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी, तब किस तरीके से आपको बता दें कि अमित शाह ने तमाम बैठकों को रद्द कर दिया था, और इसके बाद उन्होंने खुद कमान संभाली थी और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। बहरहाल आपको बता दें कंपनियों में महिला बटालियन भी है, जो 19 कंपनियां तैनात की गई हैं उसमें महिला बटालियन भी हैं। तेज किया गया है अब तलाशी अभियान। तो हिंसाग्रस्त मणिपुर में अभी भी तनाव बना हुआ है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की 19 अतिरिक्त यानी कि एडिशनल जो कंपनियां हैं वो इम्फाल पहुंची हैं। इन्हें संवेदनशील और सीमांत क्षेत्रों में तैनात किया गया है। सुरक्षा बलों ने मणिपुर के पहाड़ी और घाटी जिलों के संवेदनशील इलाकों में अभियान और तेज कर दिया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक तलाशी और
क्षेत्रीय निगरानी की जा रही है। अच्छा, वरिष्ठ अधिकारी भी इसके बारे में अपनी राय रख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा ये भी जानिए। बुधवार को 8 और बृहस्पतिवार को सीएपीएफ की 11 कंपनियां पहुंची। सीएपीएफ और बीएसएफ की 4 कंपनियां राज्य के संवेदनशील और सीमांत क्षेत्रों में तैनात की जाएंगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में ये घोषणा की थी कि मणिपुर में सीएपीएफ की 50 नई कंपनियां तैनात की जाएंगी, जिसमें संवेदन क्षेत्रों में सुरक्षा के सख्त उपाय तैनात किए जा सकेंगे और विभिन्न जिलों के 104 नाकों चेक पॉइंट्स की स्थापना की जाएगी, जो आवागमन की निगरानी करेंगे। चौकसी को मजबूत कराया जा रहा है। अभियानों के दौरान किसी भी की गिरफ्तारी की अभी फिलहाल खबर नहीं है। आपको बता दें, विधायक के घर से 18 लाख की नकदी, 15 और 1.5 करोड़ के आभूषण को लूटा गया था। तो फिलहाल देखिए, स्थितियों पर काबू पाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन स्थितियां अभी भी विकट बनी हुई है मणिपुर में। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कसाब को भी निष्पक्ष ट्रायल का मौका मिला, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अलगाववादी नेता यासीन मलिक की जम्मू कश्मीर के टाडा कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी का विरोध किया है। जांच एजेंसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यासीन मलिक कोई आम आतंकवादी है नहीं है, वो लगातार पाकिस्तान जाता रहा है। हाफिज सईद के साथ उसने मंच साझा किया है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, ये पूरा मसला और भी ज्यादा तूल पकड़ने लगेगा और इसी को लेकर अब तमाम बड़ी बातें सामने आ रही हैं। तो फिलहाल देखिए, कसाब को लेकर भी तमाम बड़ी बातें कही गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, ये बात कहते नजर आया है सुप्रीम कोर्ट भी। तो स्पीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या तमाम बड़ी बातें कही हैं, इसको भी जरा बताते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, इस खबर को यहाँ जगह दी गई है। देखिए, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर जाने से वहां का माहौल बिगड़ सकता है, इस पर आपको बताएं। देखिए, ये खबर यहाँ पे जगह दी गई है, इस खबर को, ये रही। चलिए इस खबर को थोड़ा समझाते हैं आपको कि है क्या। तो कसाब को भी निष्पक्ष ट्रायल का मौका मिला, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि आतंकी अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। तो देखिए, सुनवाई का मौका और उनकी बात सुनने का मौका सभी को है और ये मौका सभी को दिया जाना चाहिए। दरअसल मलिक को ट्रायल कोर्ट में जेल से लाकर पेश करने के आदेश को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मलिक पर 1989 में एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या का आरोप है। सीबीआई ने कहा कि मलिक को लेकर सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा हुआ है, वह एक साधारण आरोपी नहीं है, ये सीबीआई की ओर से कहा गया। और आपको बता दें, सीबीआई ने कहा कि ये सुरक्षा का मुद्दा है और कई बार वो पाकिस्तान गया, आतंकी हाफिज सईद से मिला। इस पर जस्टिस ओका ने ये कहा कि हमारे देश में फेयर ट्रायल अजमल कसाब को भी मिला था, यानी कि बात करने का मौका तो अजमल कसाब को भी मिला था। अगर जेल में ट्रायल चलाए जाने का ऑप्शन है तो उस ऑप्शन को भी देखा जा सकता है और जितने भी आरोप है उन सभी को आदेश से पहले सुना भी जाना बेहद जरूरी है, यानी कि इनजस्टिस किसी के साथ ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मलिक के लिए मृत्यु दंड की मांग की हुई है और यही बड़ी वजह है कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि बिना व्यक्तिगत पेशी के क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा। हमारे देश में अजमल कसाब को भी निष्पक्ष ट्रायल का मौका दिया गया था, तो इसको भी उतना ही मौका मिलना चाहिए और यही एक बड़ी बात है। आपको बता दें कि इस पर सीबीआई अपनी दलील रख रही है, एएनआई का अपना कहना है कि देखिए, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और इसी को लेकर आप सख्त से सख्त कह सकते हैं कि आप उस पर कार्रवाई करें। यहाँ तक कि फांसी की मांग जो है वो भी की गई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखिए, बात तो सब रखेंगे, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वो जिस पे कितने भी गंभीर आरोप लगे, अपनी मांग रखने का और न्याय मांगने का अधिकार सभी को, ये किसी से छीना नहीं जा सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की कोर्ट ने दिया बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश, फर्म को 50.31 लाख यानी कि 50 लाख से ऊपर के भुगतान के आदेश दिए गए हैं। तो फिलहाल देखिए, इस खबर को
कई अखबारों ने छापा है और इसी के साथ साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी। देखिए, तो दिल्ली की एक अदालत ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को 50.31 लाख रुपए का भुगतान न करने के कारण दिया गया है। देखिए, खबर बहुत खास है, खबर जरा समझिए आप। दिल्ली की कोर्ट ने बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश दिए हैं। अच्छा, फर्म को आपको बता दें 50 लाख के भुगतान यानी कि 50,31,000 के भुगतान का ये आदेश जारी किया गया है। बीकानेर हाउस में राजस्थान के मुख्यमंत्री का दफ्तर भी। तो देखिए, दरअसल बीकानेर हाउस दिल्ली में राजस्थान सरकार की ऐतिहासिक इमारत कही जाती है। इस बिल्डिंग में सीएम भजनलाल शर्मा का कार्यालय भी है। इसके अलावा यहाँ हाईकोर्ट, पर्यटन, राजस्थान फाउंडेशन और RSRTC सहित कई विभागों के काम जो हैं वो संचालित यहीं से होते हैं। चलिए, अब आपको बता दें कि दिल्ली के कोर्ट ने इंडिया गेट के पास स्थित बीकानेर हाउस पर गुरुवार को कुर्क करने के आदेश जारी किया। यह आदेश एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को 50.31 लाख रुपए का भुगतान न करने के कारण दिया गया। कोर्ट ने नगर पालिका नोखा को बार बार मौका दिए जाने के बावजूद भुगतान नहीं करने पर कदम उठाया। अगली सुनवाई जो है अब 29 नवंबर को होगी। पटियाला हाउस ने नोखा नगर पालिका ने इस साल की एक अपील भी दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अपील खारिज होने के बाद एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को बकाया भुगतान को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना यह होगा कि इस बारे में किस तरीके से प्रतिक्रिया आना शुरू होंगी। केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी। दिल्ली में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कल आम आदमी पार्टी को अपने बयान में आपको बता दें कि प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए आधिकारिक बंगले के नवीनीकरण में अत्यधिक आलीशान वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने बताया कि उनके प्रदर्शन में भाग लेने वाले जो बीजेपी के कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था। तो फिलहाल देखिए, ये जो पूरा जिन है शीश महल, जी हाँ, बीजेपी इसको शीश महल कहती है और कहा गया है कि शीश महल में करोड़ों करोड़ रुपए जो जनता की गाढ़ी कमाई है उसे खर्च कर दिया गया है। तो फिलहाल देखिए, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। शराब घोटाले के मामले में उन पर मुकदमा चलता रहेगा। जस्टिस मनोज कुमार आरोही ने गुरुवार को पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी और केजरीवाल ने ट्रायल में कोर्ट में चल रहे शराब घोटाले के मुकदमे पर रोक को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तो फिलहाल आपको बता दें कि इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ट्रायल जो है यानी कि इस मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट से रद्द करने की मांग की गई थी। तर्क दिया गया था, विशेष अदालत ने उनके अभियोजन के लिए किसी की मंजूरी के अभाव में आरोप पत्र में संज्ञान लिया था। फिलहाल देखिए, किसी को भी कानून व्यवस्था को भंग करने की इजाजत नहीं है। कि तस्वीर ठीक आपने पीछे देखिए, बगल में देखिए, यहाँ पर तस्वीर के जरिए आप समझ पाएंगे कि हालांकि स्थितियाँ क्या कुछ हुई थी। ये पूरी कोशिश की गई थी बीजेपी की ओर से भी कि पूरा जो मुद्दा है इसको भुनाया जाए। जाहिर सी बात है, बीजेपी कह रही थी कि जनता की जो गाढ़ी कमाई है इसको आपने लगाया है और यही एक बड़ी वजह थी कि अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया गया और डिटेन भी कई यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी को उनको किया गया था और इसी को लेकर हो हंगामे की जो स्थिति थी लगातार बनती नजर आ रही थी। फिलहाल देखिए, आरोप तो कई लगाए गए हैं। अब आरोपों में सच्चाई कितनी देखने वाली बात होगी। हालांकि वीरेंद्र सचदेवा को इस बीच हिरासत में लिया गया। सचदेवा के अलावा आपको ये भी बता दें कि विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, भाजपा के सांसद फिरोज शाह रोड स्थित केजरीवाल के मौजूदा आवास पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। केजरीवाल ने इस साल अक्टूबर में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर उन्हें फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में खाली करने के आदेश दिए। बीजेपी ने बंगले के पुनर्निर्माण में अनियमितताओं के आरोप लगाया। दावा किया गया था कि इतनी महंगी चीजें उनको आखिरकार मिल कहां से रही हैं और यही एक बड़ी वजह भी सामने आई थी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। चुनाव के लिए आपके 11 कैंडिडेट्स तय हो गए हैं। इसमें से 6 कांग्रेस बीजेपी से आए हैं। तो एनबीटी ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए, इस खबर को जगह दी है एनबीटी ने। ये खबर भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 3 महीने ही शेष हैं। उससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट से पहले लिस्ट जारी कर दी
और पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। चलिए आपको बता देते हैं कुछ और डिटेल में कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आपके 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और इसमें से पार्टी ने 3 एमएलए का टिकट काटकर बीजेपी व कांग्रेस से आए 6 नेताओं पर भरोसा जाहिर किया। देखिए आपको बता दें 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। कल जब लिस्ट जारी की गई थी तो ये कहा गया था कि ये जो तमाम आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं चेहरे, उनको लेकर कहीं ना कहीं ये तोहफा है, उनके लिए गिफ्ट है, एक इनाम इसे माना जा रहा था। चलिए उनका जो जानकार समझ पाए वो ये भी था कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, नए चेहरे होंगे जनता के सामने तो नए चेहरे नए वादे भी कर सकेंगे, तो इस बात को भी तरजीह देखी। चलिए और बताते हैं आपको 6 नेताओं पर भरोसा जाहिर किया गया। किरोड़ी से ऋतुराज झा, मटियाला से गुलाब सिंह यादव, सीलमपुर से अब्दुल रहमान का टिकट कटा। कांग्रेस नेता रहे जुबैर अहमद को सीलमपुर, पूर्व विधायक वीर सिंह धींगार को सीमापुरी और सोमेश शौकीन को मटियाला से टिकट दिया गया। छतरपुर की बात कर ली जाए, छतरपुर से हैं ब्रह्म सिंह तंवर, किरोड़ी से अनिल झा, लक्ष्मीनगर से बीबी त्यागी को मैदान में उतारा गया। तीनों बीजेपी से आप में गए हुए नेता हैं। इस बीच पार्टी की पीएसी में ये बड़ा फैसला लिया गया। देखिए पूर्व विधायकों पर पार्टी ने दाव भी लगाया। अब देखिए इस बीच आपको बता दें कि पूर्व विधायक भी ऐसी रही जिन पर दाव लगाया गया है कि जिसमें पूर्व नेता है सरिता सिंह है और रोहतास नगर राम सिंह नेता को बदरपुर और गौरव शर्मा को डोंडा से टिकट दिया गया। मनोज त्यागी को करावल नगर और दीपक सिंघल को विश्वास नगर से टिकट सौंपा गया। पार्टी ने सरिता सिंह को रोहतास नगर और राम सिंह नेता को बदरपुर से वापस से चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि जो रेशियो रखा गया उस रेशियो को लेकर लग रहा था कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये चाह रही है कि नए चेहरों को मौका मिले, ये गिफ्ट उनके लिए हो जो बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए हैं। हालांकि दाव तो खेला गया है, अब देखना ये होगा ये दाव कितना कारगर साबित हो पाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रोहिणी में खुला है नया स्कूल, 2000 छात्र ले सकेंगे हिस्सा। एनबीटी ने इस खबर को जगह दी। रोहिणी के सेक्टर में आपको बता दें कि 27 में स्थित पॉकेट C2 में मुख्यमंत्री आतिशी ने नया स्कूल छात्रों को समर्पित किया। इस स्कूल में 121 कमरे होंगे, 10 अत्याधुनिक प्रयोगशाला, केंद्रीय पुस्तकालय, एमपी हॉल और कई अन्य सुविधाएं होंगी, छात्रों की उपलब्ध होंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि सरकारी इस स्कूलों को शानदार बनाकर ये साबित कर दिया कि अच्छी शिक्षा पाकर अब गरीब बच्चे भी आगे बढ़ सकेंगे। तो फिलहाल देखिए इस खबर को एनबीटी ने जगह दी है। सीएम ने भी तमाम बड़ी बातें कही हैं कि देखिए 2000 छात्र ले सकेंगे शिक्षा। सीएम ने कहा देश भर से लोग दिल्ली में अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने का सपना लेकर आते हैं और ये एक बड़ी बात है कि किस तरीके से रोहिणी में इनिशिएटिव लिया गया है। 2000 नए स्कूलों को खोलने की बात कही गई है। चलिए आपको बता दें गुरुवार को इसका लोकार्पण किया गया और ये तस्वीरें बहुत खास हैं। रोहिणी सेक्टर 27 में गुरुवार को दिल्ली के सीएम आतिशी ने नए स्कूल का लोकार्पण किया और 121 कमरे, 10 मॉडर्न लैब, सेंट्रल लाइब्रेरी और एमपी हॉल से तमाम सुविधाओं से लैस रखा गया है। इस मौके पर आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों को बनाकर ये साबित कर दिया कि गरीब जो हैं उनको भी अच्छी शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। देश भर के लोग दिल्ली में अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए आते हैं और हमारी कोशिश यही है कि उनका बच्चों का भविष्य हम सुनहरा कर सकें। अपनी शिक्षा क्रांति से केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सपने को पूरा करने का काम किया। अच्छा तमाम बड़ी बातें जो है आतिशी कहती नजर आई हैं। आतिशी नए स्कूल के बारे में बताते हुए कहा है कि स्कूल शानदार होगा, इतनी शानदार बिल्डिंग है कि पूरे इलाके के आसपास के बड़े प्राइवेट स्कूल भी इतने शानदार नहीं होंगे। जो एमिनिटीज़ हैं जो बच्चों को मिल रही हैं, सरकारी स्कूल के बच्चों को मिल रही हैं, वो भी शायद प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मैसर ना हो। हम इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। तो फिलहाल एक शानदार स्कूल की मांग की गई थी और ये शानदार स्कूल हम दे रहे हैं। अच्छा ये भी कहा कि बच्चों को यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर शाहबाद दौलतपुर के स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन इस स्कूल की बदौलत यहाँ रहने वाले बच्चों को पढ़ने के लिए अब दूर नहीं जाना होगा। आतिशी ने कहा कि एक परिवार जब सबसे ज़्यादा मेहनत और खर्च अपने बच्चों के लिए करता है तो सिर्फ सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तो वाकई में ये देखिए शिक्षा पर सभी का अधिकार होता है। आतिशी बात कहती हुई नजर आई। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। जहरीली हवा से केंद्र सरकार के दफ्तरों में कामकाज का समय बदला गया है। देखिए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने दिल्ली गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए
अपने कर्मचारियों के लिए अलग काम करने की बात कही है और समय की घोषणा की है। कर्मचारियों को गाड़ी से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों को पूल करने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए भी कहा गया है। तो फिलहाल देखिए मंत्रालय ने आदेश जारी किया है और इस खबर को जगह दी गई है। फिलहाल देखिए आपको बता दें, देखिए सरकारी दफ्तरों में समय में बदलाव किया गया। मंत्रालय आदेश में जारी किया गया इन उपायों को मंत्रालयों, विभागों के द्वारा अपनी कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है। तो फिलहाल देखिए आप समझ लीजिए इस खबर को। तो वायु प्रदूषण में सुधार आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ऑरेंज में पहुंचा है AQI। तो फिलहाल देखिए नगर पंचायत व पंचायत कार्यालय सुबह 8-8:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ओपन होंगे। 4 प्राधिकरणों की बात की जाए तो 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इनमें कामकाज रहा जाएगा। राज्य सरकार के सरकारी कार्यालय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। प्रदूषण फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब आप समझ लीजिए कि आसपास यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रदूषण फैला रहा है तो आप इसकी सूचना दे सकते हैं सरकार को। तो नोएडा प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से बृहस्पतिवार को प्रदूषण फैलाने वाले पर 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाने की बात कही गई है। सेक्टर 62 के प्लॉट नंबर B पर 8 में निर्माण कार्य चल रहा था। 50 लाख का जुर्माना वहां पर लगा दिया गया। इसके अलावा आपको बता दें, आसपास का यदि कूड़ा जल रहा है तो आप देखिए इसकी जानकारी साझा कर सकेंगे। तो आप यदि आपके ई-पेपर में भी आप देख सकते हैं, यदि आपके घर में अखबार नहीं आता तो कुछ नंबर भी यहाँ पर जारी किए गए हैं, जिसमें व्हाट्सएप नंबर है और टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। जैसे कि आपको बता दें कि व्हाट्सएप नंबर है 9811485181 और 9999177222 पर साझा करें। और आप शिकायत कर सकते हैं, इस बीच शिकायत करके कह सकते हैं कि इस जगह कूड़ा जलाया जा रहा है, इस जगह प्रदूषण किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री योगी ने देखी साबरमती रिपोर्ट यूपी में आपको बता दें कि कर मुक्त घोषित होगी। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक सत्य को देशवासियों के सामने लाने का बड़ा और सफल प्रयास किया गया है। साबरमती रिपोर्ट की पूरी टीम और कलाकारों ने गोधरा के सच को लाकर अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा किया। फिल्म ये बताती है किन लोगों ने कैसे षड्यंत्र किया। ऐसे लोगों को देश के सामने लाया ही जाना चाहिए। शहीद पथ पर स्थित पलासियों मॉल में मंत्री, विधायकों, जनता के साथ फिल्म देखने के बाद पत्रकारों से कहा कि साबरमती ट्रेन में सवार श्रद्धालु अयोध्या से धार्मिक अनुष्ठान करके लौट रहे थे। गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर उनके साथ जो हुआ उस पर पर्दा डाला जा रहा है। षड्यंत्र करने वाले अलग अलग स्तरों पर सच्चाई को छिपाने में लगे हुए हैं। फिलहाल देखिए इस खबर को भी छापा गया है और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद खुश आपको नजर आ रहे होंगे। उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, यहाँ पर देखिए तो साबरमती रिपोर्ट से सामने आया गोधरा का सत्य। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें लखनऊ में, जिसमें आपको बता दें कि अभिनेता विक्रांत मैसी भी मौजूद थे, राशि खन्ना भी मौजूद थी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। तो फिलहाल देखिए आपको ये भी बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्य को देशवासियों के सामने लाना बहुत जरूरी है। गोधरा कांड जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा कांड था गोधरा कांड जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया था। तो डिब्बे जल गए थे, डिब्बे के अंदर मौजूद तमाम जो कार सेवक थे वो भी जल गए थे। तो फिलहाल आपको बता दें तो साबरमती रिपोर्ट में इसी बात का उल्लेख किया गया है। 2002 में गुजरात के गोधरा के सच को सामने लाकर राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा किया गया है और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं कलाकारों का भी धन्यवाद अदा किया। बहुचर्चित फिल्म बताती है कि किन लोगों ने कैसे षड्यंत्र रचा और ऐसे लोगों को देश के सामने लाना ही चाहिए। और इसी के अलावा आपको बता दें फिल्म में खोजी पत्रकार की भूमिका निभाई थी कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं उन्होंने, माफ़ कीजिएगा, राजनेताओं ने और इसी के साथ अभिनेता ने उनके साथ मुलाकात की थी। पूरी कैबिनेट के साथ ये बैठक दी गई है। 2002 की घटना पर आधारित है साबरमती एक्सप्रेस। देखिए जिसने नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए साबरमती। वो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। आपको ये पता चलेगा कि पिछले समय में यानी कि इतिहास में क्या कुछ हुआ। कुछ साल पहले आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जो घटनाएं हैं वो कैसे बढ़ी, इसके बाद वो दंगे कैसे भड़के, चाहे वो गुजरात का दंगा क्यों ना हो। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें साबरमती रिपोर्ट ये तय करती है कि बॉलीवुड ड्रामा है। इसका निर्देशक रंजन चांडेल के द्वारा किया गया। विक्रांत मैसी, राशि खन्ना, रिद्धि डोगरा लीड में है। फिल्म 2002 में साबरमती एक्सप्रेस की दिल दहला देने वाली घटना पर आधारित है।
तो फिलहाल देखिए उस वक्त गुजरात दहल उठा था, ये सभी ने देखा था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हो जाएगी। देखिए आपको बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो है जो लगातार खुद ही सीएम इस बारे में कह रहे थे कि भगवान राम का मंदिर तब बन रहा था और इसी को लेकर तमाम कार्यसेवक उस वक्त यही चाहते थे कि मंदिर जल्द से जल्द बन पाए और कार्यसेवक एक धार्मिक अनुष्ठान करके तब लौट रही थी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। यूपी से खबर, जहां सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा में 1.74 लाख अभ्यर्थी सफल हुए। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अगस्त महीने में लिखित परीक्षा कट ऑफ लिस्ट उत्तर प्रदेश भर्ती को प्रोन्नति बोर्ड ने जानकारी दी। बोर्ड कट ऑफ लिस्ट में वरिष्ठता के आधार पर 2.5 गुना अभ्यर्थियों को चयनित करने के दिसंबर में तीसरी सप्ताह में दस्तावेजों का परीक्षण शारीरिक मानक के लिए परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेजों का परीक्षण और शारीरिक मानक परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को जनवरी महीने में तीसरे सप्ताह में शारीरिक दक्षता के लिए परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आपको याद होगा किस तरीके से सिपाही भर्ती परीक्षा जो एक बार कैंसिल कर दी गई थी, पेपर लीक हो गया था, उसके बाद में बहुत मुश्किल से इस परीक्षा को लेकर तैयारियां की गई थी और जनता ने कहीं ना कहीं इसके लिए राज्य सरकार को भी दोषी ठहराया था। हालांकि एक नया स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, एक नई स्ट्रेटजी के तहत इस परीक्षा को आयोजित करवाया गया था। तो फिलहाल आपको बता दें 1.74 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं। दिसंबर में दस्तावेज परीक्षण व शारीरिक मानक परीक्षा भी होगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम हो गया है, अब आके आपका फिजिकल भी किया जाएगा। तो यूपी में भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा में नागरिक पुलिस में 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अगस्त में आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है और दस्तावेज के परीक्षण के लिए शारीरिक मानक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जनवरी के तीसरे सप्ताह में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और इसके संबंधित बोर्ड जल्द ही जारी करेगा। बोर्ड के मुताबिक अभ्यर्थियों के अंकों का संपूर्ण विवरण भर्ती परीक्षा के संपन्न होने के बाद प्रकाशित किया जाएगा। बोर्ड ने पिछले दिनों उत्तर पूंजी के जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियों की लिस्ट भी जारी की थी और ये मांग भी की गई थी और अब ये कोशिश यही की जाएगी कि बिना किसी दिक्कत के आगे की जो परीक्षा है, चाहे वो अब फिजिकल रह गया है या फिर दस्तावेजों की जांच रह गई है, वो भी अच्छे से संपन्न हो सके। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। देखिए जरूरी वस्तुओं की कीमतों में गिरावट जल्द होगी। प्याज के दाम 3,000 आपको बता दें 3,750 प्रति क्विंटल तक संभव है। CMIE ने इस बात को पुष्टि की है। इस खबर को देखिए, चूंकि आप और हमसे जुड़ी हुई खबर है, सीधे सीधे आम जनता से सरोकार की जुड़ी हुई खबर है, तो ज़रूरी वस्तुओं की कीमतों में जल्द कमी आने की उम्मीद है। तो फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से दिसंबर में अंत तक प्याज के दाम प्रति क्विंटल 3,750 रुपये तक आ सकते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक ने आपको बता दें इस बाबत तस्दीक की। CMII के अनुसार प्याज की थोक कीमतें जून से अक्टूबर तक 4,654 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई थी। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें कि ज़रूरी कीमतों में गिरावट की बात कही जा रही है, जिसमें अब ये भी कहा जा रहा है कि जिसमें दाल है, आलू है, टमाटर के भाव घटने की उम्मीद है, क्योंकि ये जो है घर का बजट जो है वो लगातार बिगाड़ रही है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। उत्तराखंड में चीन बॉर्डर तक जाएगी ट्रेन, 169 किलोमीटर रूट का काम होगा। दैनिक भास्कर इस खबर को जगह दी। लद्दाख में चीन के साथ तनाव भले ही घट रहा हो, लेकिन भारत भविष्य में तैयारियों पर काम कर चुका है और इसी क्रम में जल्द ही उत्तराखंड में चीन सीमा तक भारतीय रेल दौड़ती नजर आएगी। इसे चंपावत जिले के टनकपुर से बागेश्वर के बीच बनाया गया है। इसे 169 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन के लिए सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। ये रेल लाइन उच्च हिमालय के गुजरात पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए सीमा चीन सीमा के लगते पिथौरागढ़ और बागेश्वर तक जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें सेना चंद घंटों में सीमा तक पहुंच जाया करेगी सप्लाई। ये अच्छी खबर है सेना के लिए भी, हमारे लिए भी। चीनी बॉर्डर तक ट्रेन होगी। 169 किलोमीटर का रूट का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें टनकपुर से पिथौरागढ़ होते हुए बागेश्वर जाएगी लाइन। पिलर लगना शुरू हो गए। अभी जो है टनकपुर से सड़क रास्ते चीन सीमा तक जाने में 16 घंटे लग जाते थे। इससे काफ़ी हद तक जो है अब कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का और सुर्खियां अखबार की में आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे तमाम खास खबरों के साथ, बने रहिएगा।